हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में करेंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एक कंडीशन को एक दूसरी कंडीशन के अंदर देते हो, लाइक इनर कंडीशन शुड बी चेक्ड जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू हो। अगर एक कंडीशन ट्रू है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी उससे अगली कंडीशन। अगर ऐसा है तो ही वो चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। कहाँ यूज़ होता है, लिखते कैसे हैं, सिंटेक्स क्या है, कौन सी तरह के एप्लीकेशंस है जहाँ पर आप बाकी ऑप्शंस की जगह पर नेस्टेड इफ एल्स को चूज़ करोगे, वो हम करेंगे आज की वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। ये आपका चौथा तरीका है इफ़ को यूज़ करने का। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि नॉर्मल इफ़ हम कैसे लिखते हैं, फिर मैंने बताया था इफ़ को एल्स के साथ कैसे लिखते हैं, देन वी डिड एल्स इफ लैडर क्या होता है, और आज हम करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। देखो, नेस्टेड का मतलब होता है वन इफ इनसाइड अनदर इफ। अब अगर आप एक इफ लिख रहे हो और उसके साथ आपने एक कंडीशन लिखी है, ठीक है, वी डोंट पुट अ सेमीकोलन है, कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गई, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब सिचुएशन ऐसी हुई कि भाई मुझे यहाँ पर एक और कंडीशन की चेक करने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप यहाँ एक और कंडीशन लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा और उसके अंदर वो एक और इफ को चेक करेगा। अगर वो ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस इफ के साथ अपना एल्स भी हो सकता है, तो ये पूरा इफ एल्स स्ट्रक्चर अंदर हो सकता है, पर ये सारा स्ट्रक्चर चेक तभी होगा जब ये बाहर वाला इफ ट्रू होगा। अगर ये बाहर वाला इफ ही फॉल्स हो गया तो वो सीधे एल्स पे चला जाएगा, और उस एल्स के अंदर हमारे पास फिर से एक इफ एल्स का स्ट्रक्चर हो सकता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सी में तब होती है जब हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इफ़ ए ग्रेटर देन बी, इसी के साथ लिख दिया इफ़ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ परसेंटेज डी ए एल्स। अब यहाँ पर क्या है कि इंडेंटेशन हम कहते हैं कि हमेशा प्रोग्राम में स्पेस दे के करो ताकि पता चले कि क्या, जैसे अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इफ़ इस इफ़ के अंदर है, ये एल्स इस इफ़ के साथ है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस दिया हुआ है आगे, इंडेंटेशन कहते हैं इसको। तो ये स्पेस बता रहा है कि ये अंदर का ब्लॉक है और ये बाहर का ब्लॉक है। बट अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये एल्स किसके साथ होगा? दिखने में तो कन्फ्यूजन ही हो रही है ना, क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर से लिखना चाहिए। बट ये एल्स इसके साथ होगा, तो इस इफ़ का एल्स पहले आएगा, इसका अगर आना है तो इसके बाद होगा। ठीक है, ये इफ़ आया, इसके इमीडिएट बाद अगला इफ़ शुरू हो गया। अब इसके इमीडिएट बाद अगला शुरू हो गया, मतलब ये इसके अंदर ही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये करेगा, क्योंकि बिना कर्ली ब्रैकेट के वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को अपने साथ लेता है। अगर यहाँ पर बीच में कोई और स्टेटमेंट होती तो ये इफ़ इसके साथ रिलेटेड ही नहीं होता, बिकॉज ये इफ़ के बिल्कुल इमीडिएट बाद इफ़ है। वन स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड विद द इफ़, तो वो इसको इस इफ़ के अंदर ले लेगा। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया तो ये एल्स ऑब्वियसली इस इफ़ के साथ होगा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि डोंट राइट लाइक दिस, ऐसे मत लिखिए। आप प्रॉपर इंडेंटेशन दीजिए और उसके बाद अपने कोड को लिखिए ताकि आपको भी समझ आए आपने क्या किया है, और आपका कोई प्रोग्राम देखे तो उसको भी समझ आए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। जैसे कि ये जो कोड मैं अभी आपको लिख के दिखा रही थी, दिस इज़ टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मुझे 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए मैंने क्या किया, चेक कर लिया कि भाई अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो दूसरी कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर है मतलब ए सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ए को प्रिंट कर सकते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ए सी से बड़ा नहीं है, तो आप क्या प्रिंट कर सकते हो, सी। अब क्यों भाई, आप कहोगे मैम बी कहाँ गया, तो बी तो हमें पहले से ही पता है ना कि ए से छोटा है। ए जो है वो बी से बड़ा था, ए बी से बड़ा था, दैट मीन्स बी तो छोटा हो गया, फाइन। अब हम यहाँ आ गए, हमने देखा कि क्या ए सी से बड़ा है, अगर है तो वो ग्रेटेस्ट हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, उसका ऑपोजिट ट्रू हुआ ना, मतलब जो सी है वो ए से बड़ा है
और ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ए बी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया? सी। अब यहाँ पर इसको मैंने बंद कर दिया। एल्स, एल्स के साथ हम कभी कंडीशन नहीं लिखते, हमेशा याद रखना। एल्स इफ लगाओगे तो कंडीशन लिख सकते हो, डायरेक्ट विद एल्स यू डोंट राइट अ कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है, तो इट्स ऑब्वियस कि बी सी से बड़ा होगा, तो सॉरी बी ए से बड़ा होगा। तो मुझे पता है कि बी ए से बड़ा है। अब मैं देख लूँगी कि क्या बी सी से भी ग्रेटर है। अगर है तो वो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मेरा ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो यहाँ पर भी C हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ द 3 नंबर्स। ये मैं आपको भी रन करके दिखाती हूँ, बट दिस इज़ हाउ वी राइट द कोड। और ऐसे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स से यूज़ कर सकते हो। ये सेम प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था इफ़ से, जहाँ पर हमने लगाया था इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो हम क्या प्रिंट कर सकते थे कि ए सबसे बड़ा है ना। फिर हमने एक और इफ़ लगाई थी जिसमें चेक किया था इफ़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा है तो बी सबसे बड़ा है। पर इस केस में देखो कंडीशंस कितनी ज़्यादा चेक हो रही हैं। वो इसको भी चेक कर रहा है, इसको भी चेक कर रहा है, फिर एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहा है। फिर अगर एलिफ नहीं लगाया तो वो इसको भी जाके चेक करेगा। सो मेनी कंडीशंस आर बीइंग चेक्ड। लेकिन अगर आप इस कोड को ध्यान से देखो तो इसमें हर हालत में 2 ही कंडीशंस चेक होंगी। ये ट्रू हुई, ये ट्रू हुई तो ये आंसर आ जाएगा। ये ट्रू हुई, ये फॉल्स हुई तो ये आंसर आ जाएगा। ये अगर फॉल्स हो गई तो ये चेक होगी, ट्रू हुई तो आंसर ये है, नहीं तो ये। तो मतलब एनी केस कोई भी आपका नंबर ग्रेटेस्ट हो, आपकी कंडीशन सिर्फ 2 ही चेक हो रही है। तो ये जो है प्रोसेसिंग में फास्ट है। इट्स एग्जीक्यूटिंग ऑन अ फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू द अर्लियर कोड। तो ये आपका ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इसलिए हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी कंडीशंस जो है वो कम लगें और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो। तो मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे और प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आप चेक कर सकते हो एक ईयर इनपुट करके कि वो लीप ईयर है या नहीं। चलो मैं वो तो कोड लिख ही दिया है, मैं आपको ईयर वाला ही दिखा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे यूज़र से पूछा कि ईयर एंटर करो। आपको बताना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। अब लीप ईयर चेक करने की एक सिंपल कंडीशन तो होती है कि भाई अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है आपके पास, है ना। आफ्टर एवरी 4 years वी गेट अ लीप ईयर, जिसमें 367 दिन होते हैं, 66 डेज, है ना। सो अगर इसको मैंने सिर्फ इतना सा बना लिया नॉट अ लीप ईयर करके, और यहाँ पर भी हमें जो वेरिएबल है उसका नाम ईयर लेना पड़ेगा। सो वी रन दिस, और यहाँ पे भी तो चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो एंटर द ईयर 1290। सो 1290 इज नॉट अ लीप ईयर। 2022 नॉट अ लीप ईयर। 2024 अभी लीप ईयर होने वाला है, और 2020 भी आपका लीप ईयर था, ठीक है। पर ये लीप ईयर्स में भी ना एक कहानी है, एक ट्विस्ट है छोटा सा। वो ये है कि अगर आपका ईयर सेंचुरी है, जैसे कि मान लो 1900 है, अब 1900 लीप ईयर नहीं है, ठीक है, पर वो 4 से डिवाइड तो होता है। इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो ये तो लीप ईयर दिखा रहा है जबकि वो लीप ईयर नहीं है। तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है, और वो कंडीशन क्या कहती है कि भाई अगर तो ईयर एक सेंचुरी है, मतलब आपका ईयर 100 से डिवाइड होता है, तो आपको देखना है कि क्या वो 400 से भी डिवाइड होता है। अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर अगर 100 से ही डिवाइड नहीं हुआ फिर तो नॉर्मल केस है। सो नॉर्मल केस में ये सेम कंडीशन चेक होगी जो हम पहले कर रहे थे। सो हम पहले किससे चेक कर रहे थे? सिर्फ 4 से। तो अगर वो 100 से डिविजिबल है, अगर वो 100 से डिविजिबल है तो आप 400 से डिवाइड करके देख रहे हो। अगर होता है तो लीप ईयर, नहीं तो नॉट अ लीप ईयर। एल्स अगर वो सेंचुरी ही नहीं है तो सिर्फ 4 से डिवाइड करके देख लो, देन इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। सो मैंने ऐसे किया, कह रहा है नॉट अ लीप ईयर, 2000 एंटर करो, इट इज़ अ लीप ईयर। सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ, ठीक है। 2022 नहीं है लीप ईयर, 2020 था। सो वी आर गेटिंग इट लाइक दिस। तो ये तो हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं, और उसे कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, ठीक है।
सो आप भी ये प्रोग्राम्स ट्राई करके देखना। सो ये 4 तरीके से हम इफ़ लिख सकते हैं। अब अगला जो मेथड है चेक करने का वो है स्विच। जब आपके पास काफ़ी सारी कंडीशंस हो इक्वालिटी की, तब स्विच बहुत यूज़फुल होता है। तो अगली क्लास से पहले आपके लिए एक होमवर्क है, आपको यूज़र से एक नंबर पूछना है 1 से 7 के बीच में। अगर यूज़र 1 इनपुट करता है तो आपको प्रिंट कराना है मंडे। अगर यूज़र 2 इनपुट करता है तो आपको प्रिंट कराना है ट्यूसडे, सो ऑन 7 तक संडे। अगर उसके अलावा कोई नंबर प्रिंट होता है तो आप कह सकते हो इनवैलिड डे नंबर, राइट। आप इसमें जो मर्जी इफ़ लगाओ, चाहे नेस्टेड लगाओ, चाहे एल्सिफ लैडर लगाओ, या व्हाटएवर यू थिंक यूज़ करो, और आउटपुट ये आना चाहिए। सो अगली क्लास में मिलते हैं, ये वाला प्रोग्राम भी करेंगे जो मैंने अभी आपको बोला है डे वाला, और उसको स्विच से कैसे करते हैं वो भी करेंगे। So in the next class we will be learning a new construct, a new keyword called switch, जो आपको help करता है to make selections in your program. So that is it for this video. I hope जो भी हमने आज किया वो आपको समझ आया है. If yes, तो like पे ज़रूर click कीजिए. Do leave a comment for me. Share the video with all your classmates, all your friends, and subscribe the channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. Bye for now.